डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। तो भाई ये रामबाण है कि वो अंडरस्टैंडिंग ना आए समझ में तो रामबाण लगाओ, आंसर निकाल लो एक बार। पर मैंने अभी भी इक्वल ही रखा है भाई, ये समझ लो जब तक ये इक्वल वाली बात मेंशन होगी ना, या कोई भी प्रपोर्शन की कोई ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है और वो मेंशन होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन में ना मेरे बच्चों, क्वेश्चन में ना ये नहीं बताया कि कौन किससे ज्यादा हो रहा है कौन कम हो रहा है, इक्वल है या नहीं है इक्वल, ये नहीं बताया हमें। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, बेटा आज है डे 11 जीएनजी 2.0 सीरीज का चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस करने वाले हैं आज। जानदार, शानदार और जबरदस्त। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई बच्चों अलग अलग पढ़ा हुआ है ना, डिमांड अलग पढ़ा है, सप्लाई को अलग पढ़ा है। और याद है लास्ट चैप्टर के एंड में मैंने दोनों को मिला भी दिया था कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, याद है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं जिसको। क्या था बच्चों वो, याद है कि नहीं बेटा? वही इस चैप्टर का बेस है और इस चैप्टर में सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। लिख लो ये बात, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आना है क्योंकि चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ डायग्राम से रिलेटेड बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग है ध्यान से। तो बेटा एक बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि डिमांड है और ये है सप्लाई। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड हो गया और अपवर्ड स्लोपिंग इज माय सप्लाई। दिस इज द इक्विलिब्रियम, यानी जहां पर कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड है। सो एट दैट पॉइंट प्राइस इज डिटरमाइंड, कि जहां पर डिमांड सप्लाई मीट हो जाता है वहां पर हमें मिल जाता है बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाता है। ये बात हमने लास्ट चैप्टर तक क्लोज करी थी बातें अपनी, है ना। अब उसी की कंटिन्यूएशन में कि भाई अगर मार्केट में सिनेरियोस चेंज होते हैं, मान लो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है या डिमांड कम होती है, या प्रोड्यूसर का सप्लाई बढ़ता है या सप्लाई कम होता है, तो उसका इफेक्ट मेरे प्राइस पर क्या आएगा। देखो अंडरस्टैंडिंग जो लेनी है चैप्टर की वो ग्राफिकल से तो लेनी ही है, जो कि बहुत क्विक तरीका होगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का। फटाफट से एक छोटा सा डायग्राम बना के देखना है, एकदम से आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसे भी आप समझ सकते हो, जनरली भी एक बात समझते हैं छोटी सी। मान लो बेटा किसी चीज की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, पहले प्राइस की बात नहीं कर रहा मैं, एक बात समझ लो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि उसके अंदर जो रिलेशनशिप था वो वन साइडेड था। बोले तो प्राइस से डिमांड पे इफेक्ट या प्राइस से सप्लाई पे इफेक्ट। यहां पर हम प्राइस से डिमांड या प्राइस से सप्लाई पढ़ ही नहीं रहे, उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि पहले मार्केट में डिमांड या सप्लाई चेंज होगा और उसका इफेक्ट मेरे प्राइस पर क्या आएगा बच्चों, ये पढ़ रहे हैं यहां पर। समझ गए मेरी बात? तो देखो मैंने बोला कि बच्चों डिमांड बढ़ गई तो बताओ उसके प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो प्रोड्यूसर उसमें बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? मतलब ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात? प्राइसेस बढ़ेंगे। देखो एक रीजन तो मैंने भी बताया कि प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा। दूसरा ऐसे भी समझो ना, कंट्रोल भी तो करना है। कंट्रोल कैसे करना है कि भैया सप्लाई चल रहा है 10 यूनिट्स का और डिमांड हो रही है 15 यूनिट्स की। सप्लाई है 10 का, डिमांड है 15 की, तो ये तो ज्यादा होगी ना, डिमांड एक्सेस डिमांड हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं ताकि डिमांड थोड़ी कंट्रोल में रहे। तो दोनों बातें समझ आ गई। अब तीसरा तरीका जो कि रामबाण तरीका है, जो कभी गलत नहीं होगा। तीसरा कौन सा है? रामबाण तरीका है जो कभी गलत नहीं होगा। देख लो कैसे। क्या बोला मैंने कि बेटा डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, भूल जाओ सारी बातें। अब यहां देखो, भूल जाओ सारी बातें और डिमांड को बढ़ा देते हैं। एक्स्ट्रा हटा दूं थोड़ा सा, डी फालतू में हट रहा है बीच में, ये लो। ओह सॉरी, खाली ये हटाना था बस मेरे को और ये लगाना था वापस। इसको लगा देते हैं ये लो भाई। देखो अब रामबाण वाला तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। रामबाण तरीका ये है कि भाई डिमांड को बढ़ाना है ना। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले वाले चैप्टर से जो हम लेके आए हैं यहां तक, कि भाई डिमांड बढ़ती है तो कर्व कहां शिफ्ट होता है? कहां शिफ्ट होता है? कर्व शिफ्ट होता है बच्चों राइट में। इंक्रीज इन डिमांड मींस शिफ्ट ऑफ द कर्व टुवर्ड्स राइट और डिक्रीज इन डिमांड मींस शिफ्ट ऑफ द कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड एंड दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। ये बात समझ आती है? तो बस यही कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो कैसे। डिमांड को मुझे इंक्रीज करना है ना, मैंने कर दिया डिमांड को इंक्रीज, सीधा बना, अच्छा सा, अब बढ़िया बना है। तो बेटा ये कर दिया मैंने, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढो कहां है। डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर ही तो होगा। डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर ही तो होगा ना। तो नया इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, दिस इज माई ई डैश। तो क्या हो रहा है यहां पर? प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। और यही तो मैंने समझाया आपको अभी कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। तो भाई ये रामबाण है
कि वो अंडरस्टैंडिंग ना आए समझ में तो रामबाण लगाओ, आंसर निकाल लो एक बारी में, समझ गए। और ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है डिमांड, वो तो हम खुद ही कह रहे हैं बढ़ रही है, तो इसलिए आगे जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई उसी हिसाब से। ठीक है जी, दिस इज द सिनेरियो, वन ऑफ द थिंग जो भी हमने बात करी। अच्छा, ये बात समझ आई कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा, ऑटो एडजस्टमेंट, इसी को बोलते हैं ऑटो एडजस्टमेंट। याद है पहले चैप्टर में पढ़ा था प्राइस मैकेनिज्म, कि इकोनॉमी में ऑटो एडजस्टमेंट होता है, कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से प्राइसेस एडजस्ट होते हैं। ये वही हो रहा है, प्राइसेस को हम एडजस्ट ही तो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है जी, बात समझ आई। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ डिमांड को बढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों डिमांड को बढ़ाया था, है ना। अच्छा, अगर मान लो शॉर्टेज हो जाए इकोनॉमी में, शॉर्टेज होने का मतलब समझते हो कि सप्लाई उतना नहीं है, समझना मेरी बात को, कि सप्लाई कम पड़ गया, ध्यान से समझना जो बोलने जा रहा हूं, कि सप्लाई डिमांड हो रही थी मार्केट में, देखो बात वही है पर दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। डिमांड थी 15 की, डिमांड थी 15 की, लेकिन सप्लाई हुआ सिर्फ 10 का, मतलब कि डिमांड ज्यादा थी नहीं, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड अपने आप ज्यादा दिखने लग गई। क्या बोला मैंने, डिमांड थी नहीं ज्यादा, मतलब 15 का सप्लाई था इससे पहले, बढ़िया था, मजेदार चल रहा था कि 15 सप्लाई हो रहा था 15 डिमांड हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, डिमांड हो गई 15 यूनिट्स की, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो है सिर्फ 10 यूनिट्स की, शॉर्टेज क्रिएट हो गई, तो अब भी प्राइस बढ़ाने ही पड़ेंगे। बात समझ गए मेरी, सप्लाई के पास, सॉरी सप्लायर के पास, प्रोड्यूसर के पास उतने यूनिट्स ही नहीं बचे कि वो कंज्यूमर की डिमांड पूरी कर सके, तो अब क्या होगा, डिमांड, उसको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उस शॉर्टेज से वो डील कर सके, कि भाई जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसके लिए सामान तो है नहीं, प्राइस बढ़ा दो। मतलब अल्टीमेटली बात वही हो रही है, लेकिन बस फर्क क्या है कि डिमांड उतनी ही थी, सप्लाई कम हो गया इसलिए डिमांड ज्यादा नजर आनी शुरू हो गई। दोनों बराबर थे, सप्लाई कम हो गई तो डिमांड ज्यादा नजर आनी शुरू हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, शॉर्टेज क्रिएट हो गई इकोनॉमी में। तो यानी कि क्या समझ आया, कि सप्लाई गिरेगा बेटे तो भी प्राइस बढ़ेगा। क्या कह रहे हो सर, डायग्राम पे ले लो, डायग्राम पे देखो, नए पेज बनाते हैं, बढ़िया है ना। लो जी, ओरिजिनल सिचुएशन तो बनानी पड़ेगी पहले कि भाई ये डिमांड, ये सप्लाई, दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। अब सप्लाई के डिक्रीज इंक्रीज के बारे में बेसिक पता होना चाहिए पहले। सप्लाई का डिक्रीज कहां होगा, नीचे नहीं, ये गलती करते हैं बच्चे। सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करते समय ऊपर या नीचे का कंसेप्ट नहीं देखना, हमें राइट और लेफ्ट देखना है ना। राइट में जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज है, लेफ्ट साइड जाएगा तो डिक्रीज है। सीधे खड़े हो जाओ भाई, कर्व का राइट साइड इंक्रीज है, कर्व का लेफ्ट साइड डिक्रीज है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ऊपर नीचे नहीं देखना, राइट और लेफ्ट देखना है, समझ गए। चलो अब क्या करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना था मुझे, तो डिक्रीज बोले तो ये लो कर दिया डिक्रीज। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां है जल्दी बताओ, दिख रहा है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, पहले पुराना वाला तो दिखा दो सर। ले भाई ये पुराने वाला था, नया वाला कहां है, सच सच बता दो, सच सच बताना, ये रहा नया वाला। तो प्राइस बढ़ तो गया, और यही बात तो हमने वैसे समझी थ्योरेटिकली। तो दो बातें समझ आ रही है हर बात पे कि भैया या तो नॉर्मल कंसेप्ट से समझ लो, उस पर आंसर मार्क कर दो अपना, या फिर डायग्राम से कर लो। और डायग्राम ही रामबाण रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने साइमल्टेनियस चेंज नहीं करा कि जहां पर दोनों एक साथ बदल जाएंगे, जहां पर डिमांड भी बदलेगी और सप्लाई भी बदल जाएगी। समझ आप वहां भी सकते हो उस कंसेप्ट से, लेकिन आप रामबाण ही अप्लाई करो ताकि एग्जाम में गलत होने का कोई चांस ही ना हो, क्योंकि डायग्राम से अगर आप कर लोगे तो एग्जाम में गलत होगा ही नहीं, ये मैं आपको वादा करता हूं। अगर आप डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो तो एग्जाम में इसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक भी क्या, एक दो आएंगे वैसे तो, कौन से 50 क्वेश्चन आएंगे, पर जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, दैट विल बी माई गारंटी, अगर आप कंसेप्ट समझते हो डायग्राम का तो। ठीक है जी, अब साइमल्टेनियस चेंज करें भाई, मेन मुद्दे वाली बात पे लेके आ जाऊं आपको जल्दी से, कि मुद्दा क्या है हमारा, जो मेन मुद्दा समझते हो, मुद्दा मतलब जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। अब देखो, बोले तो साइमल्टेनियस चेंज, अब समझेंगे मेरी बात को, पहले क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दो बातें। यहां पर एक कंफ्यूजन खास करके जो मैंने बच्चों की नोटिस करी है वो ये है कि सर साइमल्टेनियस चेंज जब होता है डिमांड सप्लाई में, तो एक टर्म यूज होती है, वो टर्म यूज होती है कुछ ऐसी कि जो सॉल्यूशन वाली टर्म होती है, मैं पहले ही बता रहा हूं कोई बात नहीं, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं क्या टॉपिक कराने जा रहा हूं। उसके अंदर एक टर्म यूज होती है कि प्राइस विल इंक्रीज बट क्वांटिटी इज अनसर्टेन। ऐसा सॉल्यूशन आपकी ऑप्शन जो होती है ना चार, उनमें से एक ऑप्शन में गिर दिया होता है कि प्राइस तो इंक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी इज अनसर्टेन, क्वांटिटी का नहीं पता कुछ क्या होगा। तो सर ये वाले में हमें प्रॉब्लम आती है, तो इसी को बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे इसको, क्रिस्टल क्लियर। खून में ना उतर जाए तो बोलना, टॉपिक बेटा अगर खून में ना उतर जाए ना आपके तो बोलना। देखो क्या बात करी, डिमांड है सप्लाई है,
एक बात समझेंगे मेरी मुद्दे वाली, वो ये है कि अगर मैं आपको मेंशन कर दूं, सिचुएशन ये है, जैसे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, देखो कि व्हाट विल हैपन, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड if there is increase in demand, if there is increase in demand equal to increase in supply, सारे पॉसिबल केसेस करेंगे, डोंट वरी। क्या बोला मैंने कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा अगर ये मेन बात है लास्ट वाली, कि अगर डिमांड में इंक्रीज हो रहा है और विच इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन सप्लाई। दो बातें पता लग रही है, पहला तो ये कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। और अभी मैंने कौन सी सिचुएशन ली है कि दोनों इक्वल प्रोपोर्शन से हो रहे हैं, अभी मैंने कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं है, अभी मैंने दोनों को इक्वल इंक्रीज करा। तो देखो इक्वल पे क्या होगा, ध्यान देंगे, डिमांड भी इंक्रीज होगी, बोले तो राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज माय राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सप्लाई भी इंक्रीज होगा यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट, और बेटा इक्वल रखना है, इसलिए इक्वल वाली बात को ध्यान से रखना। जब आप इक्वल करोगे ना तो देखो क्या होगा, दिस इज माय सप्लाई, जो कि मैंने इक्वल रखने की कोशिश करी है, इक्वल ही है। तो अगर आप प्राइस को देखोगे तो वही रहेगा, मतलब प्राइस को जब आप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर न्यू प्राइस निकालने की कोशिश करोगे तो वो चेंज होगा ही नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाएगा। ये पहले वाला क्यूडी क्यूएस था, ये नया वाला है, ठीक है जी। ये कौन सा है, नया वाला, ये पहले वाला था, नया वाला है। क्योंकि क्यों है ऐसा लॉजिक, भाई जितनी डिमांड बढ़ी मार्केट में, प्रोड्यूसर ने उतना ही सप्लाई बढ़ा दिया। 15 यूनिट की डिमांड करी कंज्यूमर ने, सप्लायर ने 15 यूनिट ही सप्लाई कर दिए, तो प्राइस को छेड़ने की जरूरत ही नहीं हुई कोई, नो नीड टू चेंज इन द प्राइस। ये कौन सा केस था बेटा, इक्वल वाला, ठीक है। कौन सा केस था, इक्वल वाला केस था, इसलिए प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सिचुएशन चेंज करें हम थोड़ी सी, चलो थोड़ी सिचुएशन बदलते हैं। अब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं दोबारा से, ध्यान से सुनेंगे, सारा कुछ वही है, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस एंड डिमांड, ये वो मेन बात पे लेके आता हूं व्हेन, जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन का, कि अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, इज इक्वल्स टू बच्चों डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड को इंक्रीज करना है, सप्लाई को डिक्रीज करना है, ध्यान से। पर मैंने अभी भी इक्वल ही रखा है भाई, ये समझ लो, जब तक ये इक्वल वाली बात मेंशन होगी ना, या कोई भी प्रपोर्शन की कोई ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है और वो मेंशन होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहां आती है जब मेंशन ही नहीं होता। उस पर लेके जाऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं वहां तक, पहले ये समझेंगे। दिस इज माई डिमांड, दिस इज सप्लाई, ये डिमांड है भाई, ये सप्लाई है, ठीक है। लो जी, क्या करना है, एक को इंक्रीज दूसरे को डिक्रीज, लेकिन रेशियो सेम है। जितने से डिमांड को इंक्रीज करेगा बेटे, उतने से ही सप्लाई को डिक्रीज भी करना है ना। जितने से हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे उतने से ही सप्लाई को डिक्रीज भी करना है, सेम रखना है रेशियो। तो सेम रखना है तो बोले मतलब क्या होगा इस बात का, देखो डिमांड को इंक्रीज करना है, ये लोग कर दिए डिमांड को इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना। अब सप्लाई को डिक्रीज करना है पर रेशियो सेम रखना है, तो कोशिश करते हैं रेशियो सेम रखने की। लो जी, ओके, सही है। चलो इक्वल दोबारा बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो और कुछ होना हो, ड्राइंग जरूर अच्छी हो जाएगी, है ना, ग्राफ बनाते बनाते। तो लो जी, दिख रहा है बेटा यहां पर। अब मैं अगर क्वांटिटी मेजर करने की कोशिश करूं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से, अगर मैं क्वांटिटी मेजर करने की कोशिश करूं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो वो सेम ही आएगी जितनी पहले थी, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, समझे मेरी बात को। वो वहीं पर ही है, अपनी जगह पर ही, लेकिन प्राइस डेफिनेटली बढ़ गया, सॉरी प्राइस डेफिनेटली बेटा बढ़ गया, जितना प्राइस था पहले उतने से इंक्रीज हो गया। तो क्योंकि इक्वल था, क्योंकि इक्वल था, इस बात को जहन में उतार लो, क्योंकि अब मैं यहां पर चेंज करने वाला हूं सिचुएशन। इसी सिचुएशन से मैं दो सिचुएशन क्रिएट करूंगा अभी, इसी से। इस टॉपिक को अगर आपको समझ आता है, ये आपको अच्छे से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करो और इसको बना के देखो, समझ के देखो, क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो आगे के जो दो हैं वो तभी समझ आएंगे और तब आप एग्जाम के क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये वाली बात समझ आती है कि भैया अगर मैंने एक को इंक्रीज करा, ये इंक्रीज था इसका और ये इसका डिक्रीज था, ये नया वाला इक्विलिब्रियम था, तो दिस इज माय न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। समझो जरा एक बात को, जितने से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी थी उतने से ही प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम कर दिया, मतलब पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लायर ने डिमांड सप्लाई और कम कर दिया, तो और ज्यादा गैप क्रिएट हो गया, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, प्राइस तो बढ़ेगा ही, है ना। तो प्राइस पे इफेक्ट समझ रहे हैं, प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। लेकिन अब समझो,
अब मैं यहां पर चेंज करता हूं सिचुएशन को। लो जी, पूरी बात वही है, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन के बाद वाली बात बता रहा हूं, व्हेन, अब ध्यान से यही सिचुएशन लेते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। स्पेसिफाई कर दिया मैंने आपको कि क्या हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से। ग्राफ में देखो क्या होगा, देखेंगे भाई, दिस इज माय डिमांड कर्व, दिस इज माय सप्लाई कर्व, ये लो जी डिमांड और ये रहा सप्लाई। क्या सिचुएशन है, डिमांड को इंक्रीज करना है, पहली बात, डिमांड को करना है इंक्रीज, सप्लाई को करना है डिक्रीज। ये बात तो समझ आती है। किसको ज्यादा करना है और किसको कम करना है, इस पे फोकस करना है। डिमांड के इंक्रीज को ज्यादा रखना है सप्लाई के डिक्रीज से। बेटा सप्लाई के डिक्रीज से ज्यादा होना चाहिए इंक्रीज इन डिमांड। मींस सप्लाई का जब आप इंक्रीज करोगे तो दिल खोल के करो, आराम से, कोई चिपका के बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना कॉपी से बाहर मत ले जाना, मतलब अच्छा खासा एक्सटेंड दिखाओ डिमांड में। अच्छा खासा एक्सटेंड बोले तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये लो, खुला 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 डिमांड में चेंज कर दिया भाई, खोल दिया। अब डिक्रीज करना है सप्लाई में, और वो कम दिखना चाहिए डिमांड के इंक्रीज से। मतलब जो ये वाला गैप है वो यहां पर कम दिखना चाहिए। सप्लाई का डिक्रीज मतलब लेफ्ट में शिफ्ट। अब जो लेफ्ट में शिफ्ट होगा वो इससे कम दिखना चाहिए, तो थोड़ा कम पास करके बना दो। ये लो, अच्छा पहले मैंने ओरिजिनल वाला मार्क नहीं किया था ना, ये लो, दिस इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब इसके बाद हमने किया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, सप्लाई में डिक्रीज। लो जी, अब कंजूसी से, यहां पे डिमांड में इंक्रीज करा दिल खोल के, सप्लाई में डिक्रीज करा कंजूसी से, क्योंकि कम रखना था ना, इसलिए। नया इक्विलिब्रियम कहां आया बेटा, दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम। अब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई भी ओवरऑल में बढ़ रहा है। प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, पहले वाला केस इक्वल वाला और ये वाला, इन दोनों को एक साथ चलाएंगे दिमाग में, और एक बात को मेरे को बताएंगे सच्चे दिल से कि जब इक्वल वाली बात थी तो क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन अब डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई के डिक्रीज से। डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई के डिक्रीज से, तो रेशियो चेंज हो गया, है ना। मतलब कि डिमांड में चेंज। अब जो मैं आपसे आंसर मांग रहा हूं वो बताना दिल खोल के, आराम से, मतलब आराम से सोच समझ के बताना। क्या कि सर जब रेशियो चेंज हुआ, जब दोनों के जो इंक्रीज डिक्रीज हमें व्हाटएवर कुछ भी करना था, उनके बीच में जब रेशियो चेंज हुआ तो कोई चीज जो इक्वल थी, जैसे डिमांड पहले इक्वल थी ना, ये लो देख लो पहले वाली स्लाइड में, देखो जब मैंने रेशियो सेम रखा था बेटा तो डिमांड चेंज ये नहीं हुआ था, चेंज ये इक्वल एक ही लाइन पे ओवरलैप कर गया था। इससे पीछे चलते हैं, जब मैंने सेम रखा था तो प्राइस ओवरलैप कर गया था। यानी इक्वल वाले केस में कोई एक ऐसी चीज डिमांड या प्राइस में से कोई एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो रही, इक्वल है। लेकिन अगर मैं रेशियो बदल रहा हूं, अगर मैं रेशियो चेंज कर रहा हूं तो ये इक्वल पे नहीं आ रहा, ये आगे जा रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं क्वेश्चन में अगर साइलेंट हो जाऊं इस मामले में, मैं आपको बताऊं ही ना कि क्या है क्वेश्चन में, रेशियो इक्वल है, ज्यादा है या कम है, ना बताऊं तो क्या होगा। लो जी, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। वीडियो पॉज करके खुद से बना दो अगर समझ आ गया तो, अगर समझ आ गया तो बना दो खुद से। पर इसमें बनेगा क्या, मेन बात हमें तो इसका आंसर देना है ना कि प्राइस और डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से दिखेंगे चार ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिखेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस विल, ऐसे लिखा होगा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बोथ विल इंक्रीज, या फिर आपको ऑप्शन दिखेगा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बोथ विल डिक्रीज। बेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन दिखेगा कि प्राइस विल इंक्रीज बट डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज अनसर्टेन। ये वाला आ गया जो बच्चों को परेशान करते हैं कि प्राइस तो इंक्रीज होगा पर क्वांटिटी डिमांड अनसर्टेन होगी। या फिर एक ऑप्शन दिखाएंगे कि प्राइस इज अनसर्टेन बट क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। समझ जाना, क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। इस तरीके के ऑप्शंस होंगे इस क्वेश्चन में। ये तो चलो समझ आता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ लिखा है, पर ये क्या है, अनसर्टेन वाली बात क्या है, इसको समझेंगे। भाई क्वेश्चन में ना मेरे बच्चों, क्वेश्चन में ना ये नहीं बताया
कि कौन किससे ज्यादा हो रहा है, कौन कम हो रहा है, इक्वल है या नहीं है इक्वल, ये नहीं बताया हमें। तो हमें इसका आंसर क्या बेस बना के करना है, हम अपने माइंड में ये सोचेंगे पहले कि मान लेते हैं कि इक्वल है नहीं इक्वल, ये भी बात याद रखनी है। हम एज्यूम करेंगे कि इक्वल होता तो क्या होता। समझना मेरी बात को ध्यान से। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको रेशो नहीं दिया हुआ, प्रोपोर्शन नहीं बताया हुआ कि किसको इक्वल रखना है, किसको अनइक्वल रखना, मतलब किसको ज्यादा रखना है, किसको कम रखना है, नहीं बताया हुआ, तो पहला काम आपको यह करना है कि आपको मान लेना है कि इक्वल होता तो क्या होता। ठीक है, ये लो, अभी हमें पता है ऑलरेडी कि इक्वल होता तो क्या होता, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई है, तो आपका डायग्राम ये वाला बनेगा। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई का इक्वल वाला केस है, ये बनेगा, है ना। मैं यहीं पर ही लेके आ रहा हूं क्वेश्चन को, वहां छोड़ दूं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने ये इक्वल नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा है क्वेश्चन में सिर्फ कि इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तो मैंने क्या बोला कि पहले तो मान लो कि इक्वल है, तो अगर मान लेते हैं तो ये बनेगा, पर है तो नहीं इक्वल, बोला थोड़ी इक्वल है। क्वेश्चन में तो ये बोला है कि डिमांड में इंक्रीज होगा और सप्लाई में डिक्रीज होगा, पर बताया तो नहीं है, बताया तो नहीं है ना। यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सप्लाई वाला ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये लोग आपको दिखाता हूं एक और चीज, यहां देखेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, कि मान लो सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा हो जाए तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो उस केस में तो मेरा नया पॉइंट यहां आएगा, ये तो इक्वल नहीं रहा, डिमांड इंक्रीज नहीं रहा, है ना। सिमिलरली आपको मैं बोल दूं कि ये लो, इसको हटा देता हूं, और अब मैं बोलता हूं कि डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है, मैंने सप्लाई के डिक्रीज को ज्यादा करके दिखाया अभी, अब मैं डिमांड के इंक्रीज को ज्यादा करके दिखा रहा हूं। अगर डिमांड के इंक्रीज को ज्यादा कर दो तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आएगा, ये सप्लाई का डिमांड का, ये लो अब ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर डिमांड, लेकिन एक चीज नोट करी आपने, एक चीज नोट करी, प्राइस तो हर बार बढ़ ही रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है। ये लो पहले वाला भी दोबारा बना देता हूं कि अब मैं सप्लाई के डिक्रीज को अगर ज्यादा करता हूं तो भी मेरा प्राइस तो बढ़ ही रहा है, हाँ डिमांड जरूर इधर हो गई लेकिन प्राइस तो बढ़ ही रहा है, और अगर इक्वल मान रहा हूं तो भी बढ़ रहा है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू ओरिजिनल। तो भाई यही तो आंसर है, यही तो मुद्दे की बात है कि प्राइस तो बढ़ेगा, पर हमें डिमांड का नहीं पता कि डिमांड बढ़ेगी, कम होगी या इक्वल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बताया कि कौन सा इंक्रीज ज्यादा है और कौन सा डिक्रीज कम है, कौन सा मोर देन है कौन सा लेस देन है, क्वेश्चन में ही नहीं पता। तो हम अपने आंसर में कैसे बताएंगे कि क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इसलिए बच्चों आपका आंसर क्या होगा कि प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज बट क्वांटिटी डिमांड इज अनसर्टेन। इसलिए समझे, वही केस बना के दिखाऊं दोबारा से क्या, ये लो फिर से देख लो, फिर से देखो, फिर से समझो दोबारा से, फोकस फोकस फोकस, फिर से यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब इसी तरीके का। क्या बोला मैंने, शुरू से समझना मेरी बात को, कि भाई आपको ये तो बता दिया कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन ज्यादा है, रेशियो नहीं बताया, यानी कि क्या डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से, ये सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा है इंक्रीज इन डिमांड से, ये नहीं बताया। तो हम अपने मन में मान लेते हैं कि इक्वल होगा तो क्या होगा, समझने के लिए यही इसका तरीका है करने का, और यही रामबाण तरीका है, गलत नहीं होगा एग्जाम में, याद रखना। आपको डायग्राम की अगर समझ है बेटा तो ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे गलत नहीं हो सकता। सुनो, इक्वल मान लो अपने मन में, इक्वल मान लिया तो भाई इक्वल मान के यही तो बनेगा कि मेरे को डिमांड को इंक्रीज करना है और सप्लाई को डिक्रीज करना है और इक्वल की तरह करना है, यानी कि इक्वल की तरह करना है तो ये होगा। अब आप ये सोचो कि अगर मैंने इक्वल ना किया होता तो क्या होता, पहले तो इक्वल मान के किया, अब मैं इसका एक आपको नुस्खा भी बता दूं, एक ज्यादा लंबी चौड़ी है तो पूरी अंडरस्टैंडिंग है ना जो भी समझी हमने, एक छोटा सा नुस्खा भी बताऊंगा जो आप डायरेक्ट लगा सकते हो एग्जाम में। सुनो, पहले मैंने इक्वल बना लिया, यही नुस्खा यहां पर कि जो चीज इक्वल दिख जाए वही हमारे फाइनल आंसर में अनसर्टेन होगी। जब आपको क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया हुआ तो आप इक्वल मान के डायग्राम बनाओगे। सुन लेना मेरी स्टेटमेंट, मैंने क्या बोल रहा हूं, जब आपको क्वेश्चन में डिमांड और सप्लाई के जो चेंजेस हो रहे हैं इनके बीच में रेशो ना बताया जाए, इनके बीच का रेशो ना बताया जाए, तो आप इक्वल मान के डायग्राम बनाओगे। अब इक्वल मान के जब डायग्राम बनाओगे तो जो चीज सेम आएगी, जैसे यहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई सेम आ रहा है, सेम मतलब जितना पहले था चेंज होने से उतना ही अभी भी चेंज है, वही हमारे फाइनल आंसर में अनसर्टेन होगी, क्योंकि इक्वल दिया थोड़ी है क्वेश्चन में, वो तो हमने माना है ना इक्वल, राइट, हमने माना है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप दूसरी चीज इमेजिन कर लो ना कि अगर मैंने सप्लाई को थोड़ा सा भी इधर कर दिया होता या डिमांड को थोड़ा सा भी इधर कर दिया होता तो मेरा ये वाली सिचुएशन हो सकती थी, ये वाली हो सकती थी, तो सॉरी ये वाली इधर वाली, है ना। दोबारा बताता हूं, या तो मैंने सप्लाई को थोड़ा सा इधर कर दिया होता या डिमांड को थोड़ा सा भी इधर कर दिया होता बेटा, तो मेरे पास सिचुएशन कौन सी होती, या तो ये वाली होती या फिर ये वाली होती। इन दोनों ही केस में या तो डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, प्राइस हर बार बढ़ रहा है, प्राइस नहीं मान रहा, प्राइस तो बढ़ रहा है हर बारी, प्राइस के इंक्रीज में कोई डाउट नहीं है, प्राइस तो इंक्रीज हो ही रहा है हर बारी,
पर डिमांड हर बार बदल रही है। बदल कौन रहा है? डिमांड, क्योंकि हमें रेशो नहीं पता। तो सीधी सी बात, लास्ट टाइम एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डिमांड के इंक्रीज डिक्रीज का कोई भी कर्व वाला क्वेश्चन आता है जिसमें ये सारी ऑप्शन दिखती हैं आपको, और उन्होंने रेशो नहीं बताया हुआ कि कौन सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कौन सा कम इंक्रीज हो, तो पहला स्टेप क्या है कि आप इक्वल मान के डायग्राम बनाओ। इक्वल मान के जैसे ही आपको कोई चीज दिख जाए जो कांस्टेंट है, यानी जितना चेंज होने से पहले थी उतनी ही चेंज होने के बाद भी है, चेंज नहीं हो रही, तो वही हमारे फाइनल आंसर में अनसर्टेन होगी, क्योंकि हमने इक्वल मान के बनाया पर इक्वल है तो नहीं। यानी इसके लिए आप अगर थोड़ा सा भी कर्व को इधर शिफ्ट करोगे तो इक्वल नहीं रहेगा, सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करोगे तो ये इक्वल नहीं रहेगा, है ना। तो अनसर्टेन हो गया ना, पता ही नहीं है कि बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो नहीं बताया। पर एक बात कंफर्म है कि प्राइस बढ़ रहा है हर बारी, कोई भी सिचुएशन ले लो प्राइस तो बढ़ ही रहे। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, समझ गए भाई। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, यही एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक्स पे जल्दी से। मेन यही है बेटा इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ है नहीं। आ जाओ फटाफट से खींचते हैं। चैप्टर खत्म हो गया पता आपका, डायग्राम्स में खत्म हो चुका है मेन डायग्राम का, फिर भी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं जल्दी से। तो इन फ्री मार्केट वही वाली जहां पर ऑटो एडजस्टमेंट होता है डिमांड और सप्लाई का, जो भी हमने पढ़ा कि डिमांड चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस चेंज होते हैं, सप्लाई चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो सकते हैं, दैट इज अ फ्री मार्केट। ठीक है, आर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, पढ़ लिया हमने। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, नो सरप्लस नो शॉर्टेज, कोई सरप्लस भी नहीं है सप्लायर के पास, मार्केट में भी कोई शॉर्टेज क्रिएट नहीं हो रही, सब बराबर बराबर चल रहा है, मजेदार। द मार्केट इज इन द इक्विलिब्रियम व्हेन बायर एंड सेलर एग्री ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी, सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी पे एग्री करते हैं तभी तो मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, और वो कहां होता है? जब डिमांड सप्लाई मीट करते हैं। इफ प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम, सरप्लस होगा, प्राइस फॉल करेगा। क्या बोला? प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम है, अगर ध्यान से समझेंगे, ये इक्विलिब्रियम है जहां पे होना चाहिए, प्राइस अगर इसके नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? मार्केट में डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, ये डिमांड है सप्लाई है, प्राइस मेरा इक्विलिब्रियम से नीचे आ गया तो भाई क्या होगा? डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, है ना। प्राइसेस, सॉरी अब वाला केस था पहले, सॉरी मैंने बिलो वाला ले लिया, पहले अब वाला केस है। हाँ, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, पहले अब वाला केस कर रहे हैं। प्राइस इससे ऊपर है तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, है ना। क्या क्रिएट हो जाएगा? सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, सप्लायर के पास डिमांड उतनी है नहीं, सरप्लस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्राइस विल फॉल टिल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर प्राइस इधर उधर कहीं भी जाता है तो मार्केट फोर्सेस से वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, क्योंकि ये प्राइस कंज्यूमर को भी गवारा नहीं है, डिमांड कम कर पा रहा है वो, और उसके पास सरप्लस क्रिएट हो गया ज्यादा प्रोड्यूसर के पास, तो प्राइस को तो नीचे आना ही पड़ेगा, है ना, सिंपल। सिमिलरली अगर प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम होगा, शॉर्टेज होगी, प्राइस राइज करेगा। इसका उल्टा केस देख लेते हैं एक बार, ये लो क्या बोला मैंने बच्चों, ये डिमांड ये सप्लाई, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट से प्राइस नीचे आ गया तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी, लोग ज्यादा डिमांड करने लग गए कम प्राइस पे, तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना तो सप्लाई नहीं कर पा रहा प्रोड्यूसर, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली फोर्सफुली मार्केट डिमांड में एडजस्टमेंट करने के लिए वापस ऊपर आ जाएंगे, टिल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज करेंगे, जहां पर दोनों को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता कि कंज्यूमर को जो चाहिए उसको वो मिल जाए, प्रोड्यूसर को जितना माल बेचना है वो बिक जाए, और उसी प्राइस पर जहां पर दोनों एग्री करें, ये होगा। ठीक है ना। गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर और सब्सिडीज के थ्रू फॉर एसेंशियल गुड्स, प्राइस राइज एंड फर्टिलाइजर्स। ये मैं आपको भी समझाऊंगा प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, अभी बताता हूं, वेट। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मार्केट का सेल्फ करेक्शन आफ्टर डिस्टर्बेंस, जो हमने बात करी अभी, इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये हमने क्या पढ़ा कि डिमांड में जब ऊपर नीचे हो रहा था तो ऑटो एडजस्टमेंट चल रहा था कि नहीं, मार्केट अपने आप एडजस्ट कर रही थी, कुछ भी चेंज हो रहा है तो मार्केट में ऑटो एडजस्टमेंट चल रहा है। अब सुनो प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर, देखो भाई जल्दी से, ये डिमांड है ये सप्लाई है, कह रहा है कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है ऑलरेडी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, लेकिन ये प्राइस कुछ लोगों को हो सकता है ज्यादा लग रहा हो और कुछ लोगों को हो सकता है कम लग रहा हो। ज्यादा किसको लगेगा? जो पे कर रहा है उसको ज्यादा लगेगा हमेशा, जो रिसीव करता है उसको पैसा कम लगता है। तो पे करने वाले के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर जो पे कर रहा है वो है रेंट। रेंट कंट्रोल में ज्यादातर यूज होता है कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, कि भैया जो पैसा है वो ज्यादा लग रहा है, कि जो लोग रेंट देते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ज्यादा देना पड़ रहा है, मार्केट रेट से ज्यादा चल रहा है, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है और बेटा एक प्राइस सीलिंग लगा देती है इसके नीचे। दिस इज अ लाइन ऑफ प्राइस सीलिंग विच सेज मैक्सिमम प्राइस। सीलिंग मींस व्हाट? छत, सीलिंग होती है ना, तो सीलिंग बोले तो मैक्सिमम प्राइस की, इससे ऊपर चार्ज नहीं होगा मार्केट। हालांकि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मेन बात प्राइस सीलिंग लगती है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे, कि ऑलरेडी जो प्राइस चल रहा है वो ज्यादा लग रहा है लोगों को, तो इसके ऊपर थोड़ी लगेगी सीलिंग।
हमने सेट करना है कि ये वाला प्राइस से कम लगे, ताकि ये जो प्राइस लोगों को ज्यादा लग रहा है उनकी हेल्प हो सके, है ना। तो भाई ये नीचे आ जाएगा, फोर्सफुली नीचे आना पड़ेगा इसको। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग, कि जो प्राइस ऑलरेडी चल रहा है अगर वो ज्यादा लग रहा है लोगों को, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और उसके नीचे प्राइस सीलिंग लगा देती है, यानी मैक्सिमम प्राइस की लिमिट लगा देती है। दिस इज प्राइस सीलिंग। सिमिलरली जो लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे कि मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, लेबर्स को वेजेस मिलते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कम मिल रहे हैं वेजेस। क्या लग रहा है बेटा? कि वेजेस मिल रहे हैं कम। तो भाई कम वेजेस मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं कम वेजेस, तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कम वेजेस मिल रहे हैं यानी कि गवर्नमेंट अब इंटरवीन करेगी और मिनिमम वेजेस सेट करेगी, विच इज नोन एज प्राइस फ्लोर। तो इट सिंपली मींस मिनिमम प्राइस। सुनो, जो इकोनॉमी में प्राइस चल रहा है ऑलरेडी, वो लेबर्स को लग रहा है कम, कि अरे तो कम मिल रहा है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहां पर इंटरवीन करेगी बेटा, और यहां पर एक प्राइस फ्लोर सेट कर देगी। क्या सेट कर देगी मेरे बच्चों? प्राइस फ्लोर बोले तो मिनिमम प्राइस सेट कर देगी, विच विल बी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना, ये तो पहले से कम लग रहा था, इसके नीचे थोड़ी करेगी। तो अब जो भी इक्विलिब्रियम पे प्राइस चल रहा था वो बढ़ेगा। हाउएवर देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, पर वो कॉन्सिक्वेंसेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ मतलब समझ रहे हैं। प्राइस फ्लोर का मतलब मिनिमम प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगता है, और बेटे प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे लगता है। ठीक है, चलो बात समझ आ गई सबको? ओहो, तो ये हमने पढ़ लिया। नाउ अब फटाफट से देखते हैं, सारी बातें हमने समझ ली है, थ्योरेटिकल कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? मार्केट क्लियरिंग प्राइस, जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। सरप्लस क्या होता है? एक्सेस सप्लाई, प्राइस को कम करना पड़ेगा, सप्लाई ज्यादा हो गया है, डिमांड कम हो गई है। सप्लाई ज्यादा बना के देख लो, डाउट है तो सप्लाई को बढ़ा के देख लो, प्राइस नीचे लाने पड़ेंगे आपको। नहीं पता लग रहा? ये लो, नहीं पता लग रहा क्या? अब तो दिमाग में भी बना सकते हो कर्व यार। जो बच्चा प्रो हो जाएगा वो तो दिमाग में बना लेगा, सर मैंने माइंड में समझ लिया, सप्लाई इधर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा, पता लगी गया। देख लो, नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, ये सप्लाई इंक्रीज हुआ, देखो प्राइस नीचे आ गया। लॉजिक से भी समझ रहे हैं, है ना, कि भाई मार्केट में जितनी अवेलेबिलिटी, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो गया, तो प्रोड्यूसर को अपना माल खत्म करना है, तो प्राइस गिरा के ही खत्म कर पाएगा। प्राइस कम करेगा तभी तो माल खत्म होगा जल्दी, है ना। चलो, शॉर्टेज का मतलब ज्यादा डिमांड तो प्राइस बढ़ेगा, ऑपोजिट कंसेप्ट। स्टेबल इक्विलिब्रियम, मार्केट रिटर्न टू द ओरिजिनल, अभी बात करी कि कोई भी डिस्टर्बेंस होगी डिमांड सप्लाई में या प्राइस में डिस्टर्बेंस होगी अगर, तो वो ऑटो एडजस्ट होकर वापस इक्विलिब्रियम पर मिल जाएगा आके, ऑटो एडजस्ट होगा और वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सिंपल। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बोले तो प्राइस फिक्सिंग फॉर पेट्रोल, फर्टिलाइजर्स, व्हीट एक्सेट्रा, इन सब में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। डिमांड सप्लाई मॉडल प्रिडिक्ट इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस, सब्सिडीज एंड प्राइस कंट्रोल, इन सब में भी डिमांड मॉडल यूज होता है बेटा, होता नहीं होता? नाउ अब ये सारे केसेस ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं उल्टा आपको क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए, उसके आंसर्स आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे, किस फॉर्म में लिखना है वो भी बता दूंगा। पहले ये देख लो, इंक्रीज इन डिमांड से क्या होगा? कर्व राइट में शिफ्ट होगा। ये कोई रट्टा मारने वाली चीज थोड़ी है, ये तो डायग्राम बना के देखने वाली चीज है। सबके डायग्राम बनाओ, प्रैक्टिस करो। मैं सारे केस बता चुका हूं बेटा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा। सारे केस हम डिस्कस कर चुके हैं, होमवर्क बनाना है, डायग्राम, इसके सबके आंसर ये आपको खैर लिखे हुए यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी, उसका आंसर मेरे को बताना, ठीक है ना। चलो लो जी, शिफ्ट इन डिमांड कर्व से ये होगा, कौन सी चीज अनसर्टेन होगी, कौन सी चीज पे इंक्रीज डिक्रीज होगा। ये एक टेबल है जिसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वीडियो स्टार्टिंग में ले जाओ, पता लग जाएगा स्टार्टिंग से कि क्यों जरूरत नहीं है। जब पता लगी गया कि कर्व में क्या करने से क्या होता है तो याद रखने की क्या जरूरत है भाई? डायग्राम बनाओ, 1 सेकंड में पता लगा लो। 1 सेकंड का खेल होता है और राम बाण है, गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो गलत नहीं होगा, समझिए, मतलब आंसर गलत नहीं हो सकता उसके बाद, ठीक है ना। चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं पता भाई, यहाँ पे डिमांड सप्लाई मीट करते हैं, वहां इक्विलिब्रियम होता है। कितनी बार पता लगेगी बात है? कितनी बार बतानी पड़ेगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ये भी तो पढ़ लिया कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा फिर वापस खींच के यहां आ जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा फिर खींच के यहां आ जाएगा वापस। कहीं भी अगर हिला, प्राइस अगर इक्विलिब्रियम से टच से मस हुआ तो मार्केट फोर्सेस उसको वापस इक्विलिब्रियम पे ले आते हैं, समझ गए? वो ऑटो एडजस्ट होना ही पड़ेगा उसको, सिंपल। लो जी, इंक्रीज इन डिमांड नहीं पता क्या होता है, हमें सब पता है। हमें तो डिक्रीज इन डिमांड नहीं पता है सर, हमें तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी पता है, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है वो, पर हमें पता तो है क्या होता है ना। क्या हमें इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई पता लग गया? भाई याद करा रहा हूं फिर से, ऊपर नीचे नहीं देखना होता सप्लाई कर्व के, राइट और लेफ्ट देखना होता है। राइट में जाएगा तो इंक्रीज, लेफ्ट में जाएगा तो डिक्रीज। ये देखो, ये राइट में जा रहा है इंक्रीज है, ये देखो ये लेफ्ट में जा रहा है डिक्रीज है, सिंपल है। चलो, चेंजेस के बारे में, साइमल्टेनियस चेंज यानी दोनों में एक साथ चेंज होगा। इतनी देर से चीख चीख के वही तो बता रहा था, साइमल्टेनियस चेंज कैसे होता है? डिमांड का इंक्रीज, सप्लाई का डिक्रीज, दोनों को एक साथ चेंज करना, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, हो गया।
लो भाई, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी का मैं आपको क्वेश्चन दूंगा अभी, डोंट वरी, इसी का दूंगा बेटे क्वेश्चन। ये लो, टॉपिक हमारी तरफ से हो चुके हैं, क्वेश्चन ले लो और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है आप लोगों ने। क्वेश्चन ये पूरा लिख दूं, चलो पूरा लिख देता हूं, या ये रहा ना क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन ही तो है, ये रहा ना क्वेश्चन, कहां गया, ये रहा, इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ये लिख देता हूं, चलो। क्या बताना है, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे बताना है आपको क्या इफेक्ट होगा व्हेन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन, नहीं दोनों में इंक्रीज है तो मैं करा दिया ना, हाँ, एंड इंक्रीज इन सप्लाई, पहला केस। दूसरा केस, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। भाई किसी भी केस में ना मेरे बच्चों, किसी भी केस में मैंने आपको यह नहीं बताया कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ध्यान से, दो पार्ट दे दिया आपको, एक और दे दूं, चलो एक और दे देता हूं, इतना फोर्स कर रहे हो तो दे ही देता हूं एक और, कि व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज नहीं डिक्रीज लेते हैं, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों में डिक्रीज हुआ। रेशो मैंने यहां भी नहीं बताया, रेशो किसी में भी नहीं बताया, तीनों के आंसर बताने आप लोगों को मेरे को कमेंट में, ये वीडियो के एंड का टॉपिक है तो मुझे पता लग जाएगा कौन से बच्चे पूरा वीडियो देख के पढ़ रहे हैं और कौन से नहीं पढ़ रहे। नलायको, पूरी वीडियो देख के नहीं पढ़ते तुम लोग, भाग जाते हो। तो भाई ये टॉपिक के आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए हर बच्चे के, समझ गए? तो क्या लिखना है, इनके आंसर आप कैसे बताओगे, उसी फॉर्म में कि जो चीज चेंज हो रही है वो बताओगे, जैसे मान लो प्राइस चेंज हो रहा है और जो भी चेंज है, मान लो कि प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी इज अनसर्टेन, या क्वांटिटी विल डिक्रीज, प्राइस इज अनसर्टेन। इस फॉर्म में आपको आंसर बताने हैं तीनों पार्ट्स के, प्रैक्टिस करके बढ़िया से, और बता देना भाई कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं आ गया चैप्टर में, खून में उतर गया या नहीं उतर गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस चैप्टर, खत्म, ठीक है जी। तो आई होप चैप्टर बढ़िया से समझ आया होगा भाई सब बच्चों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।